चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद अपत्य प्रकरण चल रहा था आपका। आज का जो प्रकरण है उसमें कुछ संज्ञाएं चलेंगी। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। अपत्यम प्रथमा का एक वचन, पौत्र प्रभृति प्रथमा का एक वचन, गोत्रम प्रथमा का एक वचन। पौत्र प्रभृति यस्य स पौत्र प्रभृति, है ना, तत्पौत्र प्रभृति। पौत्र प्रभृति यस्य तत् पौत्र प्रभृति, ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो जो पौत्र प्रभृति वो अपत्यम का विशेषण बना, इसलिए वो क्या हो गया? नपुंसकलिंग हो गया। अर्थ सीधा सीधा है, पौत्र प्रभृति यदपत्यम तत् गोत्र संज्ञकम भवति। कहते हैं पौत्र प्रभृति जो अपत्य, प्रभृति का अर्थ क्या हो गया? लेकर, मतलब पौत्रम प्रभृति यस्य, पौत्र है प्रभृति तो पौत्र के आगे, तो जो पौत्र से आगे पौत्र को लेते हुए जो भी आगे अपत्य हैं वो सब क्या कहलाएंगे? गोत्र संज्ञक होते हैं। तो यानी तात्पर्य क्या हो गया? पौत्र कौन है? तीसरी संतान। पुत्रस्य अपत्यमिति पौत्रः, तो पुत्र का जो अपत्य वो पौत्र हो गया। तो पौत्र कौन हो गई? तीसरी संतान हो गई। जो तीसरी संतान है वो क्या होगी? गोत्र संज्ञक होगी। तो पीछे के सूत्रों में आपने पढ़ा था गोत्रापत्य, गोत्र यौ ययौ, इस प्रकार से करके अर्थ पढ़ रहे थे। तो गोत्र का तात्पर्य क्या है? जो तीसरी संतान। ठीक है, उदाहरण है आपके गर्गस्य अपत्यम इति गार्ग्यः वात्स्यः। तो गर्ग का अपत्य पौत्र प्रभृति, आप गर्गस्य गोत्रापत्यम भी बोल सकती हैं और गर्गस्य पौत्र प्रभृति अपत्यम इति गार्ग्यः। पौत्र के आगे से जो भी अपत्य होंगे सब क्या कहलाएंगे? गार्ग्य कहलाएंगे। गोत्रापत्य में क्या प्रत्यय हुआ? यह हो गया, गर्गादिभ्यो यह से, तो गार्ग्य बन गया। जीवती तो वंशीय युवा, जीवती सप्तमी का एक वचन, तु अव्ययपदम, वंशीय सप्तमी का एक वचन, युवा प्रथमा का एक वचन। अपत्यम पौत्र प्रभृति की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर है वंश, है ना, वंशे भवः इति वंश्यः। वंशः संतति प्रबंधः, वंश का तात्पर्य क्या है? संतति प्रबंध। संतति प्रबंध का मतलब क्या होता है? संतति का नैरंतर्य, मतलब उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। तो संतति प्रबंध के अंतर्गत वंश के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, पिता हैं, चाचा हैं, जो भी उस तरह का पूरा परिवार है वो सभी आ जाएंगे। तो अर्थ करेंगे वंशीय जीवति, तो कस्य जीवति? पित्रादौ जीवति। तो वंशीय पित्रादौ जीवति सति पौत्र प्रभृति अपत्यम युवा संज्ञकम भवति। ठीक है, वंश में यदि पौत्र प्रभृति अपत्य, जो वंश में यदि कोई जीवित है यानी पिता इत्यादि कोई जीवित हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? जो पौत्र प्रभृति अपत्य है उसकी युवा संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पिता हुआ, इसका पुत्र हुआ, फिर ये गोत्र संज्ञक हो गया। अब इस वाले में, किसमें? जो ये सबसे पहले हैं, जो पिता इत्यादि हैं, उनमें यदि मान लीजिए पिता जीवित हैं या फिर उसके चाचा जीवित हैं, उसके ताऊ जीवित हैं, तो कोई भी मतलब उसमें यदि कोई जीवित है तब ये जो पौत्र प्रभृति जो अपत्य होंगी उनकी क्या हो जाएगी? युवा संज्ञा होगी। और यदि ये सबसे पहले वाले जीवित नहीं हैं तो फिर क्या होगी? उनकी गोत्र संज्ञा ही रहेगी। नहीं, जब चौथी पीढ़ी में, यदि चौथी पीढ़ी में कोई भी जीवित है तो उसकी क्या हो जाएगी? युवा संज्ञा होगी। आगे समझ में? तो उदाहरण क्या बनेगा, है ना? और पौत्र प्रभृते अपत्यम, पहले हम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? पौत्र प्रभृति अपत्यम, दोनों में अंतर है। पौत्र प्रभृति अपत्य में क्या हो गया? जो पौत्र प्रभृति जो अपत्य यानी जो तीसरी संतान। अब हम क्या कह रहे हैं? जो प्रथमा थी वो यहाँ पर किस में परिवर्तित हो गई? षष्ठी में। तो पौत्र प्रभृते अपत्यम यानी पौत्र प्रभृति यानी जो तीसरा उसकी जो संतानें होंगी वो युवा कहलाएंगी। जो पौत्र है वो युवा नहीं कहलाएगा, उसका जो अपत्य यानी जो चौथी संतान आएगी वो क्या कहलाएगी? युवा कहलाएगी। तो उसी को हम कह देंगे युवा पत्य में। और युवा पत्य में जो प्रत्यय आएगा वो किससे आएगा? गोत्र प्रत्ययांत से आएगा। किस नियम से?
गोत्रात् यून्य स्त्रियाम, इस नियम से। तो गार्ग्यस्य युवापत्यम इति गार्ग्यायणः वात्स्यायनः। यानी जो चौथी संतान होगी उसकी युवा संज्ञा होगी, पर वो तभी होगी जब चौथी पीढ़ी का कोई जीवित होगा, पिता चाचा कोई भी उस वंश में जीवित है तो उसकी फिर युवा संज्ञा हो जाएगी, नहीं वो युवापत्य कहलाएगा। भ्रातरी च ज्यायसी, भ्रातरी सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम, ज्यायसी सप्तमी का एक वचन। ठीक है। जीवती और युवा की अनुवृत्ति आ रही है और पौत्र प्रभृति अपत्यम की भी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा ज्यायसी भ्रातरी जीवती, ज्यायसी भ्रातरी जीवती सती पौत्र प्रभृते अपत्यम कनीयान भ्राता युव संज्ञो भवती। ज्येष्ठ बड़े भ्राता के जीवित रहते किसकी होगी युवा संज्ञा? छोटे की। तो अर्थ क्या करेंगे हम लोग? ज्यायसी भ्रातरी जीवती, हाँ, पौत्र प्रभृते अपत्यम युवा कनीयान भ्राता युव संज्ञको भवती। क्या अर्थ हो गया? हाँ, युव संज्ञको भवती। तो जो मतलब भाई हुआ वो वंश में नहीं आएगा, ये तो एक परंपरा से चल पड़ी, किंतु यदि उसमें ज्येष्ठ भ्राता भी जीवित हो, यदि उसमें क्या हो रहा है, ज्येष्ठ भ्राता जीवित हो, तो जो छोटा भाई है उसकी भी क्या हो जाएगी? युवा संज्ञा हो जाएगी। तो ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि भाई जो है वो वंश में नहीं आएगा, भाई अलग हो गया, मतलब एक परंपरा में आते गए। अब उसमें से किसी में भी कोई बड़ा भाई यदि जीवित है तो जो छोटा भाई है उसकी क्या हो जाएगी? युवा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े भाई के जीवित रहते छोटे भाई की युवा संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी तो गोत्र संज्ञा ही होती, किंतु इस सूत्र ने क्या कह दिया कि बड़ा भाई जीवित है यदि तो भी छोटे भाई की युवा संज्ञा हो जाएगी। तो उदाहरण आपका गार्ग्यायण अस्य कनीयान भ्राता, है ना। तो जो छोटा भाई है वो गार्ग्यायण कहलाएगा और जो बड़ा भाई है वो क्या कहलाएगा? गार्ग्य कहलाएगा। तात्पर्य यहाँ पर इनका ये है कि गार्ग्य जो हुआ वो तो पौत्र हुआ, गार्ग्य क्या हुआ? पौत्र हुआ। अब यदि चौथी पीढ़ी में यदि कोई जीवित नहीं है और यदि उस गार्ग्य के दो पुत्र हैं गार्ग्य के दो पुत्र हैं, ठीक है ना, जैसे ये हो गया पिता, इनकी तीसरी संतान जो ये गोत्र संजक हुई, ठीक है। अब इनके दो बेटे हैं, किनके? गार्ग्य के। गार्ग्य के क्या है? ये गोत्र है, ये गार्ग्य है, ये क्या है? ये गार्ग्य, ये है गर्ग, ये है गार्गी, ये क्या है? गार्गी, गर्ग, गार्गी और ये गार्ग्य, और ये है गार्ग्यायण। तो अब ये गार्ग्य के दो पुत्र हुए, गार्ग्य के दो पुत्र हो गए, ठीक है। ये बड़ा है और ये छोटा है, ये खत्म हो गए हैं, गर्ग क्या है? खत्म है। तो अब फिर भी जो पौत्र प्रवृत्ति अपत्य है, इसमें यदि ये बड़ा भाई जीवित है ये, तो छोटे भाई की क्या हो जाएगी? युवा संज्ञा हो जाएगी। यदि बड़ा भाई नहीं है तो ये गोत्र ही रह जाएगा, यदि बड़ा भाई नहीं है तो ये गोत्र ही रह जाएगा, और यदि बड़ा भाई है तो ये युवा संज्ञक हो जाएगा। युवा संज्ञा किसकी होगी? छोटे भाई की। और यदि ये अकेला है या ये अकेला है तब तो फिर ये क्या कहलाएगा? गोत्र ही कहलाएगा, तब गार्ग्यायण ही नहीं बनेगा। हाँ, यदि ये जीवित है और गार्ग्य के एक ही पुत्र हैं और ये भी जीवित है तो ये गार्ग्यायण कहलाएगा। बात समझ में आ गई? और ये यदि खत्म हो गए और इनका एक ही पुत्र है तो ये गार्ग्य रह जाएगा। यदि दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े के जीवित रहते छोटे की युवा संज्ञा हो जाएगी। यानी ये गार्ग्य बना रहेगा और यही गार्ग्य है। पौत्र प्रवृत्ति अपत्य, किंतु बड़ा भाई गार्ग्य है और छोटा भाई गार्ग्यायण। आ गया समझ में? ये आपको समझना होगा। तब तो दोनों गार्ग्यायण होंगे। बड़े के जीवित रहते यदि दोनों हैं तब तो दोनों गार्ग्यायण हैं। यदि बड़े हट गए हैं पिता और एक बड़ा भाई जीवित है तो छोटा वाला गार्ग्यायण।
आई बात समझ में? नहीं आई? चलो, वान्यस्मिन् सपिंडे स्थविरतरे जीवति, वा अव्ययपदम, अन्यस्मिन् सप्तमी का एक वचन, सपिंडे सप्तमी का एक वचन, स्थविरतरे सप्तमी का एक वचन, जीवति सप्तमी का एक वचन। समानम पिंडम यस्य स सपिंडः, समानम पिंडम यस्य स सपिंडः। ठीक है, तस्मिन सपिंडे। सपिंड होते हैं 7 पुरुषों की, मतलब कहते हैं ना कि सपिंड गोत्र, यानी उनका पूरे 7 लोगों का एक वो बन जाता है परिवार में। तो एक वंश में 7 लोगों का जो पूरा एक वो परिवार है वो क्या कहलाता है? सपिंड कहलाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन आएंगे? मतलब 7 पीढ़ियों में से कोई भी जीवित है, उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये गर्ग हो गए, ठीक है ना, गर्ग, गार्गी, गार्ग्य। अभी गर्ग के भी तो भाई हो सकते हैं, इनके जो पुत्र हुए इनके भाई हो सकते हैं, इसके भाई हो सकते हैं। इस तरह से 7 वंशों तक की भी परंपरा में यदि कोई भी जीवित है, यदि कोई भी जीवित है तो वो क्या, तो भी क्या होगी? छोटे की जो पौत्र प्रभृति अपत्य वो क्या कहलाएगा? युवा कहलाएगा। मतलब सीधे उस परंपरा में नहीं है, पर इनके भाई भाई में भी यदि कोई जीवित है बड़ा, इनके भाई वगैरह में भी यदि कोई भी जीवित है, परिवार तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए दादाजी हैं, तो दादाजी के और भी भाई हैं, या पिताजी के और भाई हैं, तो उन लोगों में भी मतलब 7 पीढ़ियों तक इधर से, और या फिर इधर से मतलब सीधे में तो खत्म हो गए हैं, किंतु दूर दूर तक के रिश्ते में भी यदि कोई भी जीवित है 7 पीढ़ियों तक में, तो भी क्या होती है? युवा संज्ञा होती है। उसी के अर्थ बताएंगे हम आपको। सूत्र का अर्थ कर लीजिए पहले। कहते हैं भ्रातु अन्यस्मिन, अन्यस्मिन का मतलब क्या हो गया? भाई से अन्य। भ्रातु अन्यस्मिन सपिंडे स्थविरतरे, स्थविरतरे यानी वृद्धतरे, स्थविरतरे का अर्थ क्या हो गया? वृद्धतरे। जीवति सती पौत्र प्रभृते अपत्यम युव संज्ञम वा भवति। यहाँ पर 2 जीवती है, एक जीवती, जीवती तो वंश युवा से आ रहा है, एक सूत्र में जीवती है। ठीक है ना, एक स्थविरतरे सूत्र में है और एक अनुवृत्ति में आ रहा है। इसलिए अर्थ क्या करोगे? भ्रातु अन्यस्मिन सपिंडे स्थविरतरे अर्थात वृद्धतरे जीवति सती पौत्र प्रभृते अपत्यम जीवत एव युव संज्ञकम विकल्पेन भवति। कहते हैं कि सपिंड यानी 7 पीढ़ी में होने वाले, जो ऊपर मतलब भाई कहीं कहा गया, उस भाई से अतिरिक्त भी, भाई में तो कह दिया बड़ा भाई, किंतु अन्य भाई से अतिरिक्त अन्य भी कोई भी यदि जीवित हो आपके उसमें, तो वो भी क्या हो सकता है? तो भी जो छोटा है उसकी युवा संज्ञा हो जाया करती है। पर वो कैसा होना चाहिए? मतलब वृद्धतर यानी मतलब बड़ा होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? जिसकी युवा संज्ञा कर रही हैं उससे बड़ा होना चाहिए। यानी इधर के पूरे परिवार में कोई भी यदि बड़ा जीवित है तो उसकी क्या हो जाएगी? युवा संज्ञा हो जाएगी। यही इनका कहना है। उन्होंने दिया कि सपिंड 7 पीढ़ी में होने वाले, ऊपर सूत्र में कहे गए भ्रातरी की अपेक्षा से यहाँ अन्यस्मिन कहा। भाई से अन्य 7 पीढ़ियों में से कोई पद तथा आयु दोनों से कोई भी बूढ़ा व्यक्ति जीवित है, कोई भी यदि बूढ़ा व्यक्ति जीवित है भाई को छोड़ करके, पर तो भाई बड़ा भाई जीवित है तो छोटे की हो जाएगी, किंतु भाई को भी छोड़ दीजिए, आप पूरे ऊपर के 7 पीढ़ियों तक चले जाइए, कोई भी यदि वृद्ध व्यक्ति जीवित है उसमें, तो भी वो क्या कहलाएगा? वो युवा ही कहलाएगा। नहीं, कोई तो एक बड़ा है ना, किसकी छत्र छाया है अभी, तो उसकी दृष्टि से वो क्या कहलाता रहेगा? वो युवा ही कहलाएगा। कौन? जो पौत्र प्रभृते है अपत्य। ठीक है, पर कब होगी? यदि वो जीवित है तभी, यदि जीवित नहीं है तो युवा संज्ञा नहीं होगी। तो जैसे आप कर दीजिए कि गर्गस्यापत्यम गार्ग्यायण बनाया, और विकल्प से क्या हो जाएगा? गोत्र संज्ञा ही रह जाएगी तो गार्ग्य बन जाएगा। तो प्रत्यय वही रहेंगे, युवा संज्ञा होगी तो गार्ग्यायण कहलाएगा, गोत्र संज्ञा रहेगी तो गार्ग्य कहलाएगा। प्रत्यय में अंतर नहीं आएगा। बस आपको ये देखना है कि हाँ पीछे से यदि कोई भी वृद्ध व्यक्ति कोई भी जीवित है परिवार में, मान लीजिए क्या कहते हैं, सीधे इनके पिता जीवित नहीं है, सीधे इनके दादा जीवित नहीं है, किंतु चौथी पीढ़ी में से
कोई भी कहीं से भी मौसा बुआ फूफा कहीं के भी कोई भी जीवित है यदि, तो वो भी क्या कहलाएंगे, तो भी छोटा जो है वो क्या कहलाएगा, युवा संज्ञक कहलाएगा और वो गार्ग्य ही रहेगा। तो ये 3 सूत्र बनाए गए आपके, मुख्य रूप से 4 सूत्र, जो कि पहले सूत्र तो गोत्र संज्ञा की, दूसरे ने युवा संज्ञा की, तीसरे और चौथे सूत्र ने थोड़ी सी ढील दे दी कि यदि बड़ा भाई जीवित है या सपिंड 7 पीढ़ियों में से भी कोई यदि जीवित है तो भी क्या हो जाएगी, युवा संज्ञा हो जाएगी। अब उसके बाद युवा पत्य में प्रत्यय वही रहेगा, गोत्रापत्य में जो प्रत्यय विधान किया गया है वही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, अब आगे पुनः प्रत्यय प्रारंभ हो गए। जनपद शब्दात जनपदम शब्दयति इति जनपद शब्दः, तस्मात् जनपद शब्दात्, जनपद को कहने वाला, जनपदम शब्दयति इति जनपद शब्दम, तस्मात् जनपद शब्दात्। जनपद शब्दः यह क्षत्रियवाची, तस्मात् अपत्यमिति तस्मिन् अर्थे ऐ प्रत्ययः परश्च भवति। अपत्य अर्थ में कह रहा है, चाहे गोत्रापत्य हो, चाहे अनंतरापत्य हो, चाहे युवापत्य हो, जहाँ से जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा। तो जनपद को कहने वाला शब्द, किंतु यदि वो इस समय क्षत्रिय को कह रहा हो तो भी क्या होता है, उससे अपत्यार्थ में ऐ प्रत्यय होगा। उदाहरण आप बनाएंगी, पंचालस्यापत्यमिति पांचालः, इक्ष्वाकुः अपत्यमिति ऐक्ष्वाकः, विदेहस्यापत्यमिति वैदेहः। तो क्षत्रियवाची शब्द संप्रति मतलब वो जनपद को भी कहते हैं, और पहले आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे पंचालानाम निवासो जनपदः, तो पंचाल नाम के क्षत्रिय जहाँ रहते थे तो पंचाल क्षत्रियवाची हो गया, और वो जनपद भी कहलाने लग गया क्योंकि वहाँ पर वो लोग रहते थे, इस कारण से तो वो कहलाए। किंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचाल, पहले तो आपने क्या कर दिया, पंचालानाम निवासो जनपदः, ऐसा विग्रह करके आपने अण प्रत्यय किया, उस अण का हम क्या कर देते हैं, जनपदे लुप से लुप कर देते हैं, तो वहाँ पर पंचालः बन जाता है। अब जो पंचाल शब्द है वो कैसा, जनपदवाची भी है और क्षत्रियवाची तो था ही, तो अब उस पंचाला नाम अपत्यमिति प्रत्यय कब होगा, क्षत्रियवाची होने पर, किंतु वो ऐसा क्षत्रियवाची शब्द होना चाहिए जो जनपद को भी कहता है। ठीक है, तो ऐसे क्षत्रियवाची शब्द से अपत्यार्थ में ऐ प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पंचालस्य अपत्यमिति पांचालः, तो यहाँ तो लोप नहीं होगा, तो पंचाल वृद्धि होकर के पांचालः। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु भी क्या है, क्षत्रिय है, किंतु इक्ष्वाकुणाम निवासो जनपद, ऐसा विग्रह करके ये जनपदवाची भी हो गया और उसके बाद ये क्षत्रियवाची भी है, तो इक्ष्वाकु अपत्यमिति ऐक्ष्वाकः। सिद्धि करो कैसे होगी, इक्ष्वाकु आगे अ, वृद्धि इत्यादि कर लो, ऐक्ष्वाकु अ, अब क्या लग जाएगा, तो ऐक्ष्वाक वह बनना चाहिए था, तो एक सूत्र लग जाएगा, दांडीनायन हास्तिनाय नाथर्वणिक जहिमाशिनेय वाशिनायनि भ्रौणहत्य दैवत्य सारवैक्ष्वाक। तो ऐक्ष्वाक यानी इक्ष्वाकु शब्द से जब ऐ प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर उसके टी भाग का लोप हो जाएगा इस सूत्र से, तो टी भाग का ऊ का लोप हो गया, क्या बन गया, ऐक्ष्वाकः। विदेह से क्या बन जाएगा, वैदेहः। साल्वेय गांधारिभ्याम च, साल्वेय गांधारिभ्याम पंचमी का द्विवचन, साल्वेयिश्च गांधारिश्च यदि साल्वेय गांधारी ताभ्याम, अर्थ कर दो सूत्र का, क्षत्रियाभिधायिभ्याम, क्षत्रिय की नृत्य आ रही है, क्षत्रियाभिधायिभ्याम जनपद वाचिभ्याम साल्वेय गांधारिभ्याम शब्दाभ्याम अपत्यमिति तस्मिन् अर्थे ऐ प्रत्ययः परश्च भवति। जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी साल्वेय और गांधारी प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में ऐ प्रत्यय होता है। साल्वेयानाम अपत्यमिति साल्वेयः, गांधारस्य गांधारीणाम अपत्यमिति गांधारः। ठीक है, तो ये दोनों शब्द कैसे थे, वृद्ध संज्ञक थे, तो ऊपर वाले शब्दों से भी ऐ प्रत्यय हो ही सकता था, किंतु वृद्धियत को ज्यादा यंग आगे यंग प्रत्यय का विधान कर रहा था वृद्ध संज्ञकों से, इसलिए ये पुरस्ताद अपवाद सूत्र है। द्वैमगध कलिंग सूरम साधन, द्वैमगध कलिंग सूरम, द्वैमगध कलिंग सूरम असात
अण प्रथमा का एक वचन। द्वौ अचौ यस्मिन् स द्व्यच, द्व्यच मगधच मगधश्च कलिंगश्च सूरमसश्च इति सूरमसम तस्मात् वो सब इसी में लगेंगे। जनपद वाचिभ्यः क्षत्रियाभिधायिभ्यः द्व्यच प्रातिपदिकेभ्यः मगध कलिंग सूरमस इत्येतेभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्ये अर्थे अण प्रत्ययः परश्च भवति। जनपद वाचिभ्यः क्षत्रियाभिधायिभ्यः द्व्यचभ्यः मगध कलिंग सूरमसेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः अपत्ये अर्थे अण प्रत्ययो भवति। कहते जनपद वाची हो, क्षत्रियाभिधायी हो, द्व्यच हो अथवा मगध कलिंग सूरमस प्रातिपदिक हो तो भी अपत्यार्थ में अण प्रत्यय होगा। जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी आप समझ चुके हैं, तो क्या अर्थ हो उदाहरण बन जाएगा। अंगानाम अपत्यमिति आंगः, द्व्यच है ये। बंगानाम अपत्यमिति बांगः, तो ये अंगानाम निवासो जनपदः, अंग नाम के क्षत्रिय उनका जो निवास जनपद। सौमः पौंड्रः, मगधानाम अपत्यमिति मागधः, कलिंगानाम अपत्यमिति कालिंगः, सूरमसानाम अपत्यमिति सौरमसः। तो इन सब में क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय विधान कर दिया। वैसे ऐ होता स्वर का अंतर हो जाएगा। वृद्धेत कौशला जादा यंग, वृद्धेत कौशला जात पंचमी का एक वचन, यंग प्रथमा का एक वचन। वृद्धश्च इच्च कौशलश्च अजादश्च इति वृद्धेत कौशला जादाः तस्मात् वृद्धेत कौशला जादा। क्षत्रियाभिधायिभ्यः जनपदवाचिभ्यः वृद्ध संज्ञकेभ्यः इकारांतेभ्यः, वृद्ध संज्ञकेभ्यः इकारांतेभ्यः कौशल अजाद इत्येताभ्यां च प्रातिपदिकाभ्याम् अपत्ये अर्थे यंग प्रत्ययः परश्च भवति। जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी वृद्ध संज्ञक जो इकारांत, उसके अतिरिक्त क्या कह दिया, कौशल और अजाद, इन प्रातिपदिकों से भी अपत्यार्थ में यंग प्रत्यय होता है। तो उदाहरण लेंगे हम लोग। वृद्ध संज्ञक होना चाहिए और वृद्ध संज्ञक इकारांत, तो वृद्ध संज्ञकों का बना लो। आम्बष्ठानाम अपत्यमिति आम्बष्ठ्यः, सौवीराणाम अपत्यमिति सौवीरः, ये वृद्ध संज्ञकों के हो गए। इकारांत का है अवंतीनाम अपत्यमिति आवंत्यः कौंत्यः और कौसल्यः आजात्यः। सिद्धियां उसी प्रकार से रहेंगी। यंग प्रत्यय होगा, क्या बचेगा उसका य, तो ये में स्थिति च लगेगा ही, ये होने से वृद्धि हो ही जाएगी। तो वृद्ध संज्ञक, इकारांत और कौशल और अजाद, तो वृद्ध संज्ञकों का उदाहरण मिल गया, इकारांतों का भी मिल गया। तो इस प्रकार से इन प्रत्ययों, इन शब्दों से क्या होगा, प्रत्यार्थ में यंग प्रत्यय होगा। कुरुनादिभ्योऽन्यः, कुरुनादिभ्यः पंचमी का बहुवचन। कुरुआदिर येषां ते कुरुनादयः तेभ्यः कुरुनादिभ्यः। चलिए, क्षत्रियाभिधायिभ्यः जनपदवाचिनः कुरु शब्दात् नादिभ, अच्छा नहीं, समास करेंगे। नकारः आदिर येषां ते नादयः, पहले क्या समास करोगे, नकारः आदिर येषां ते नादयः कुरुश्च नादयश्च इति कुरुनादयः तेभ्यः कुरुनादिभ्यः, यहाँ पर समास होगा। अर्थ करेंगे, क्षत्रियाभिधायिभ्यः जनपदवाचिभ्यः जनपदवाचिनः कुरु शब्दात् नादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः अपत्ये अर्थे न्यः प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी कुरु प्रातिपदिक से और जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी नकारादि प्रातिपदिकों से क्या होता है, अपत्यार्थ में न्य प्रत्यय होता है। उदाहरण कुरूणाम अपत्यमिति कौरव्यः, और नादियों से क्या लेंगे, नैषध्य, नैपथ्य, ठीक है। तो कुरु शब्द कैसा है, द्व्यच है, द्व्यच होने से ऊपर से ऐ की प्राप्ति थी, यहाँ विशेष विधान कर दिया। और बाकी नैषध, नैपथ्य, ये सब कैसे शब्द हैं आपके, नकारादि हैं, तो इनसे प्रत्यय हो गया। साल्वा वयव प्रत्यग्रथ कल कूटाश्म कादि,
साल्वा वयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकात् पंचमी का एकवचन, ई प्रथमा का एकवचन। साल्वस्य अवयवः साल्वावयवः, साल्वावयवश्च प्रत्यग्रथश्च कलश्च कलकूटश्च। क्या होगा? कलकूटश्च इति कलकूटकम कलकूटम तस्मात् कलकूटात्। अर्थ करो सूत्र का। जनपद शब्दात् क्षत्रियाभिधायी, है ना? हाँ, क्षत्रियवाचिभ्यः या क्षत्रियाभिधायिभ्यः साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूट कलकूट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यमिति तस्मिन् अर्थे ई प्रत्ययः परश्च भवति। तो साल्वावयव क्या है? साल्व नाम का जनपद हो गया, साल्व नाम का जनपद। अब उसके अवयव हैं, उसके अवयवों में आते हैं आपके उदुम्बर, हाँ, उसके अवयव में क्या आते हैं? उदुम्बर और तिलखिल, मद्रकार, युगंधर, तिलखल, मद्रकर, युगंधर, भुलिंग, शरदंड। यही साल्व जनपद के अवयव हैं। ये क्या है? ये साल्व जनपद के ये अवयव हैं। तो साल्वा वयव वाचिभ्यः, साल्व के अवयव वाची जो उदुम्बर इत्यादि हैं उनसे भी होगा, और साथ में कलकूट, प्रत्यग्रथ और अश्मक, इन प्रातिपदिकों से भी अपत्यार्थ में क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय होगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। उदुम्बरस्यापत्यमिति औदुम्बरिः, तिलखलस्यापत्यमिति मद्रकारस्यापत्यमिति माद्रकारिः, युगंधरस्यापत्यमिति यौगंधरिः, भौलिंगिः, शारदंडिः, और प्रत्यग्रथस्यापत्यमिति प्रात्यग्रथी, कालकूटिः और आश्मकिः। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द आपके बने। ये सारे शब्द जितने भी हैं ये सब जनपदवाची भी हैं और क्षत्रियाभिधायी भी हैं। तो इन सब नामों के क्षत्रिय हुए, और तत्त क्षत्रिय जहाँ रहे वो जनपद पूरा क्या कहलाया? उनके नाम से बस गया। ठीक है, तो इसलिए वो जनपदवाची भी हो गए। तो ऐसे प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में क्या आ गया? ई प्रत्यय हो गया। ते तद्राजाः, ते प्रथमा का बहुवचन, तद्राजाः प्रथमा का बहुवचन। ते से क्या लेंगे? ऊपर जो प्रत्यय विधान किए जा चुके। कहते ते पूर्वोक्ताः अयादयः प्रत्ययाः तद्राज संज्ञकाः भवन्ति। ऊपर जो जनपद शब्दात् क्षत्रियादय से जो अ प्रत्यय लिया था, वहां से लेकर के जो कलकूटाश्मक आदि से ई प्रत्यय हुआ, कितने प्रत्यय हो गए? ऐ, अण, यंग, ण्य और इ। इन सभी प्रत्ययों की क्या संज्ञा हो जाएगी? तद्राज संज्ञा होगी। और तद्राज संज्ञा होने का लाभ क्या होता है? तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम, बहुत में उत्पन्न होने पर तद्राज संज्ञक प्रत्यय का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आंगः, आंगौ, अंगाः, क्योंकि आपका ऐ प्रत्यय का लोप हुआ, ऐ प्रत्यय हटा तो वृद्धि भी हट गई। तो फिर जैसे बहुवचन में रूप बनते हैं वैसे बनेंगे। बांगः, बांगौ, सारे उदाहरण बना लो। ठीक है ना। पांचालः, पांचालौ, पंचालाः। तो ये सारी सिद्धियां, यहाँ पे प्रत्यय लक्षण भी नहीं होता क्योंकि लुक हो जाता है, इस कारण से। कंबोजाल लुक, पंचमी का एक वचन, लुक प्रथमा का एक वचन। क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची यह कंबोज शब्दः तस्मात् अपत्ये अर्थे विहितः तद्राज संज्ञकः प्रत्ययः तस्य लुक भवति। कहते हैं कंबोज प्रातिपदिक से उत्पन्न जो प्रत्यय है उसका क्या होता है? लुक होता है, तद्राज संज्ञक प्रत्यय का। कंबोजानाम अपत्यमिति कंबोजः। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय होगा? यहाँ पर क्या प्रत्यय होगा? जनपद शब्दात् क्षत्रियादय से है। तो अंतर क्या हुआ? यहाँ पर अंतर ये रहा केवल कि जब तद्राजस्य बहुषु तेनैव आश्रयम से करती तो बहुत अर्थ में उत्पन्न होने पर होता। तो आंगः, आंगौ, अंगाः। और ये सूत्र जब करेगा तो ये एक वचन में भी कर देगा। कंबोजानाम अपत्यम इति कंबोजः, कंबोजौ, कंबोजाः। इस प्रकार से ये बनेगा। स्त्रियाम अवंति कुंती कुरुभ्यश्च, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, अवंति कुंती कुरुभ्य पंचमी का बहुवचन। अवंतिश्च कुंतिश्च कुरुश्च इति अवंति कुंती
कुरवः तेभ्यः अवंती कुंती कुरुभ्यः। क्षत्रियाभिधायिभ्यः जनपदवाचिभ्यः अवंती कुंती कुरु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उत्पन्नस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियां लुक भवति। ठीक है ना। कहते हैं कि अवंती कुंती कुरु, ये जो जनपदाभिधायी क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची शब्द हैं, इनसे जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय उत्पन्न होगा उसका स्त्रीलिंग में लुक हो जाएगा। तो तद्राजस्य बहुश्रुतेनैः व अस्त्रियाम, वो स्त्रीलिंग में निषेध कर देता है। इसलिए यहाँ पर ये कहना पड़ा कि इन शब्दों से यदि प्रत्यय उत्पन्न होगा तो उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। उदाहरण क्या बनाएंगे हम लोग, अवंती नाम अपत्यम स्त्री इति अवंती, कुंती नाम अपत्यम स्त्री इति। तो ये वृद्धित कौशला ज्यादा यंग से यहाँ पर यंग प्रत्यय हुआ, इवरणांत इकारांत होने के कारण से उसका क्या हो गया, यहाँ पर स्त्रीलिंग में लुक हो गया। आगे सुन में, और फिर क्या हो जाएगा, अब अवंती बन गया था, अब अवंती से जो आपने यंग प्रत्यय किया था उसका लुक हो गया, पुनः अवंती रह गया। फिर हम इतो मनुष्य जाते से क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्त्रीलिंग में ंगिश कर लेंगे और बन जाएगा अवंती कुंती। अतश्च जनपद शब्दात् क्षत्रियाभिधायिनः अदंतात् तद्राज संज्ञकात् नहीं, तद्राज संज्ञकस्य अकार प्रत्यय से। अतः कहाँ का विभक्ति किया आप लोगों ने, षष्ठी का एक वचन है। अतः क्या है, षष्ठी का एक वचन है। तद्राज संज्ञकस्य अकार प्रत्ययस्य लुक भवति। ठीक है, क्या अर्थ हो गया, जनपद शब्द जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी जो तद्राज संज्ञक अकार प्रत्यय है उसका भी स्त्रीलिंग में लुक होता है। शूरसेनस्य अपत्यम स्त्री इति शूरसेनी, मद्रस्य अपत्यम स्त्री इति मद्री। तो ये सब शब्द कैसे आपके द्व्यच, इन सब में किससे हो जाएगा, नहीं, शूरसेन में तो उससे हो जाएगा जनपद शब्द क्षत्रिय आदय से, और दरद और मद्री में किससे हो जाएगा, द्व्यच से हो जाएगा। तो वहाँ पर ऐ हुआ, वहाँ अण आया, तो दोनों का क्या बचेगा, अ, तो आकार प्रत्यय हुआ कि नहीं हुआ, तो जो आकार प्रत्यय उनका भी स्त्रीलिंग में लुक हो जाएगा। तो वही बनेगा शूरसेनी मद्री दरद इत्यादि। आगे समझ में नहीं आ रहा है। न प्राच्य भर्गादि यौधेयादिभ्यः न अव्यपदम, हाँ समास करिएगा, भर्ग आदिर ये शामते यौधेय आदिर ये शामते यौधेयादयः। समास करेंगे, प्राच्यश्च भर्गादयश्च यौधेयादयश्च इति भर्गादि यौधेयादयः तेभ्यः, हाँ, क्षत्रियाभिधायिभ्यः जनपदश्वाचिभ्यः प्राच्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भर्गादिभ्यः गोत्रा बौद्धयादिभ्यश्च उत्पन्नस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियाम अभिधेयायां लुक न भवति। इससे कहा कि जो प्राच्य हैं अथवा जो भर्गादि हैं और यौधेयादि हैं, इनसे जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय उत्पन्न होगा उसका स्त्रीलिंग में लोप नहीं होगा। सामान्य से जनपद शब्दार्थ क्षत्रिय आदि से सब में क्या हो रहा है, एम प्रत्यय हो रहा है। कोई द्व्यच है तो उसमें अण हो जा रहा है, किंतु यदि वो प्राच्य भर्गादि और यौधेयादि के अंतर्गत होंगे तो उनमें उन प्रत्ययों का लुक भी नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण बनाइए आप। प्राच्य का है पंचालस्य पत्यम स्त्री इति पांचाली वैदेही, ये सब प्राच्य देश अभिधायी है। ऐसे वैदेही अंगस्य अपत्यमिति आंगी वांगी मागधी, लोप नहीं हुआ। भर्गादि में भारगी कारुषी कैकेयी, यौधेयादि का यौधेयी शौभ्रेयी शौक्रेयी, यौधेयी शौभ्रेयी शौक्रेयी। और कारुषी में क्या हुआ, कारुषी कैकेयी में वही जनपद शब्दात क्षत्रिय आदि, मतलब जो भी प्रत्यय होंगे वो इन्हीं से होंगे, 4-5 ही हैं। तो सामान्य से जनपद से होगा, कुछ उसका पद होगा तो उससे हो जाएगा। तो इन सब प्रत्ययों का क्या होगा, लुक नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और यौधेयादि है तो उसमें क्या होगा, यौधेय शौभ्रेय,
तो परश्वाद यौधेयादिभ्याम मणयौ, जो आपका पंचम अध्याय में सूत्र है, वहाँ से अण प्रत्यय होता है। और उस अण की यादयस तद्राजा से तद्रा संज्ञा होती है। कहाँ से होती है? यौधेयाद से, और फिर यादयस तद्राजा से तद्रा संज्ञा होती है। उसका ये सूत्र क्या करता है? लुक प्राप्त था। उसका क्या था? तद्राजस से बहुषु तेने वास्त्रियाम से लुक की प्राप्ति थी, जिसका इसने निषेध कर दिया कि यदि यौधेयादि गण पठित प्रातिपदिकों से कोई तद्रा संज्ञक प्रत्यय आया भी है तो उसका स्त्रीलिंग में लुक नहीं होगा। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से ये, और प्राप्ति तो उसका निषेध हुआ। फिर अतश्च अकार प्रत्यय था तो उससे लोक की प्राप्ति हुई, जिसका इसने निषेध कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपका अपत्य प्रकरण भी समाप्त हुआ। चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद भी आज समाप्त हुआ। तो जिसमें जो संज्ञाओं वाला अंश है कि किसकी कौन सी संज्ञा होती है, इसको आप लोग थोड़ा सा स्थिरता से ले लेना। और बाकी कौन कौन से प्रत्यय हो रहे हैं जिनका कहीं स्त्रीलिंग में लोक विधान कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, तो इन सबको ध्यान में देते हुए पाठ अवश्य विचार लेना।